नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद में। थोड़ा हम सब में तीनों ईगो है। सोचना यह है कि जिनसे मैं व्यवहार कर रहा हूं ये किस ईगो के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में है, और ये जिस ईगो के प्रभाव में है उसको डील करने के लिए मुझे किस ईगो के प्रभाव में रिस्पॉन्ड करना है, ये समझना है। जो माधवी कह के गई थी लास्ट में कुछ कह रही थी बात को बदलना है, अपने आप को बदलना है। यू कैन नॉट चेंज अदर्स। आप औरों को नहीं बदल सकते, वो पतिदेव नहीं बदले जा सकते। आज के जमाने में बड़े शोर बदल देते हैं, पर हम तो जोतू वाले नहीं बदलते हैं। इस बात का अफसोस हो सकता है, पर फिर ठीक है। मैं जो पुरुष बैठे उनसे कह रहा था मैं तो मेरे अंदर बड़ा बहुत बच्चा है, बहुत बड़ा बच्चा मेरे अंदर, इसलिए मैं हमेशा ऐसी बात करता रहता हूँ। और बच्चा क्यों करता है? मेरी तारीफ हो, लोग हंसे, लोगों को अच्छा लगे, ये बच्चा होता है। एक क्लास में बच्चा शैतानी करता है, टीचर को मुर्गा बनाता है, और मुर्गा बना हुआ वो टीचर जो पीट करता है अपने हाथ ऊपर मुर्गा बन जाता है। सारी क्लास हंसती है, उसे समझ में आ जाता है क्लास कैसे हंसती है, मेरी सर्कस से। अब वो जानबूझ के शैतानियां करता है और टीचर कहता है अरे आ रहा हूं सर, मुर्गा बनना आता हूं यार, मुझे बनना मालूम मुझे। वो हीरो बन चुका है, लेकिन नकारात्मक हीरो बन चुका है। उसके शिशु को संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वो विद्रोही शिशु बन चुका है। क्या मतलब एक साथ कट करता जा रहा हूं, समझ आ रही बात है कुछ? एक पेरेंट ईगो, एक एडल्ट ईगो, एक चाइल्ड ईगो है। पेरेंट ईगो हमेशा शुभ चिंतना करता है, एडल्ट हमेशा तार्किक बौद्धिक बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, और चाइल्ड मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी करता है ना। बुजुर्ग अक्सर हिंदी फिल्म की पुरानी फिल्में देखें आप, तो हीरो के बाद भरोसे की बात करें, खबरदार जो से शादी की तूने तो, हमारे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपकी हिम्मत नहीं की। वो बुजुर्ग पेरेंट ईगो में, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। हम सबके अंदर पेरेंट बैठा है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? घंटी बजते ही कहता है कौन आयो? अरे कहीं पड़े रहा था, कौन आया? आपको ध्यान है कौन आयो? कौन आयो? हमारा दोस्त आयो। क्यों दोस्त? हाँ है जानो भैया। नहीं तो ये कौन है? राम प्रसाद जी बेटा है कहीं? नहीं, श्याम प्रसाद जी है। श्याम प्रसाद जी कौन है? अरे आपने नहीं करना है, बात खा जाओ। आपको कौन आया? कौन आया? चुपचाप बैठा नहीं। ये बुजुर्ग क्या चाह रहा है मुझसे? अगर सही बता दूंगा तो एडल्ट ईगो हो गया, सही हो गया। लेकिन एडल्ट ईगो से भी एक साथ साथ मिक्सचर चल रहा है। हमारा व्यवहार कभी भी किसी एक ईगो के तहत नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईगो होता है। अगर मैं सिर्फ सही से बता दूंगा राम प्रसाद जी का बेटा है, अगला सवाल आएगा राम प्रसाद जी कौन? लोक में रवे नहीं, तू तो कहता है सदा पर रवे, तो श्याम प्रसाद जी है। अब क्वेश्चन की लाइन लग गई। वो कुछ कहा चाह रहे हैं, मेरी महत्व है। वो बच्चा क्या चाह रहा था? मेरा महत्व है। ये बुजुर्ग चाह रहा है, मेरा महत्व है। घर में कोई आया, मुझसे मिलवाते तो सही, और काम तो करावता। तू कहीं जाने, तू तो 40 साल रो हो, मैं 90 साल हमारी माँ के, मैं जानू उन्हें दादा जानती, मैं तो मैंने मिला तो मैं तो होशियार आपको नहीं जाना। अरे मैंने मिला तो सही, क्यों मिला? तुमको नहीं मिलना किसी से। उनकी इंपॉर्टेंस है, उनका महत्व है, मेरा वजूद है। उनके अंदर एक बच्चा बैठा है, नहीं मिलना तो भी बच्चा है। बच्चा रूठता भी है, बच्चा नाराज भी होता है। मैं गुस्सा हूं, मुझे नहीं खाना। बुजुर्ग खाना आप लेके गए, आप उसमें मिठाई का मना कर दिया कि डायबिटीज है, दिन में खाने लग गए, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं डायबिटीज रोटी नहीं खाऊंगा। तो रोटी खाने मना नहीं किया, नहीं मना है, नहीं खाऊंगा। तो बच्चा है, बच्चा रूठता है। इस बुजुर्ग में बच्चा बैठा है, इसका शिशु अहम बैठा है, और शिशु अहम को आप कैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करना है इनको। अगर वैसे ही ट्रीट किया तो आपके मधुर संबंध होंगे, वरना कटु संबंध होंगे। और ये बात पति पत्नी में भी लागू होगी, ये बात दोस्तों में भी लागू होगी, ये बात बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बॉस और सबॉर्डिनेट में लागू होगी। हम सबके मन में बड़ा बच्चा बैठा होता है, उसे शिशु अहम कहते हैं, सबके मन में। और सबके मन में तीनों ईगो होते हैं। परंपराएं, एक परिवार में पूरा परिवार खाने बैठता था साथ में डाइनिंग टेबल पर। परिवार का मुखिया एक छोटी सी लकड़ी हाथ पर रखता था, लड़ी बजाता था टक 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 टक, और खाना खाता था। उसे पूछा क्यों करते हैं? ये शर्मी के क्या मतलब अच्छा हेतु मानते हैं हमारे खानदान में। कब से कर रहे हो? वो पिताजी की डेथ के बाद से मैं ही करता हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ। पहले कौन करता था? पिताजी करते थे, उसके पहले दादाजी, उसके पहले मुझे मालूम नहीं, छोटा था मुझे याद नहीं है। फिर किसी रिसर्च करी कि घर में कब से लकड़ी बज रही है,
तो मालूम पड़ा इनके 7वीं पीढ़ी पहले कोई घर में बुजुर्ग थे, घर के मुखिया जो अंधे थे, घर में चौक में खाना खाना बैठते थे, तो कबूतर बिल्ली नहीं आया तो लकड़ा बजाते थे टका टका और खाना खाते। आज तक बज रहा है। क्यों बज रहा पता नहीं। जब हम परंपराओं का पालन अंधे होकर करते हैं बिना समझे, तो हम पेरेंट ईगो है, क्योंकि परंपरा चलनी चाहिए, ऐसा ही होता है। क्यों होता है मालूम नहीं, होना चाहिए। अगर मालूम है तो एडल्ट ईगो में है, मालूम है, कारण है, ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो एडल्ट ईगो में है। ये समझाने की बात हुई। डंडा लेके बैठे हैं, करना पड़ेगा। अब मैं कहा डंडा लेके बैठे। पेरेंट ईगो 2 तरह का होता है, एक नर्चरिंग पेरेंट, एक क्रिटिकल पेरेंट। नर्चरिंग पुचकारने वाला शुभाकांक्षी, क्रिटिकल दुत्कारने वाला शुभाकांक्षी। दोनों शुभाकांक्षी, दोनों शुभाकांक्षा रखते हैं। शैली अलग अलग है, संप्रेषण का तरीका अलग अलग है। गलत ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अलग अलग है। बात करने के शब्दों का चयन अलग अलग है। अरे कहना तो यही था, रसगुल्ला मत खाइए, जहर है आपके लिए, पर कहना चटोकरी है जुबान। ये कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम चले गए क्रिटिकल पेरेंट ईगो में, हम चले गए दुत्कारने वाले पेरेंट ईगो में। जाना था हमको नर्चरिंग पेरेंट ईगो में। अरे दादाजी, वो छोटा बच्चा 4 साल का दादा को मिठाई खाते देखता, कहता दादाजी आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए। वो भौतिक बात कर रहा है, एडल्ट ईगो में बात कर रहा है, साथ में नर्चरिंग पेरेंट में बात कर रहा है। दादाजी का शुभ चिंतक है, लेकिन जो वो कहता है मम्मी ठीक कहती है, बूढ़ों की जबान छोटोकरी होती है। तो बात तो लॉजिकली कर रहा है, छोटोकरी होती है, बूढ़ों के मन में आता है स्वाद, क्योंकि उनकी जुबान स्वाद खो चुकी होती है। क्या होती है? बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स होती है। एज के साथ टेस्ट बर्ड्स किल होती जाती है, तो स्वाद आता नहीं है। इसको बार बार शिकायत करते हैं, कई दाल में फिक्र लगे हम या मिर्ची लगे घड़ी। आपको लगता है नॉर्मल है, उनको लगता है नॉर्मल, उनकी जेब जुबान अब उनको अलग ढंग से टेस्ट करनी उन चीजों को। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब बच्चे ने ये कहा मम्मी ठीक कहती है, बूढ़ों की जुबान छोटोकरी होती है, शुभाकांक्षी तो है, पेरेंट तो है, पर क्रिटिकल पेरेंट है, एडल्ट भी है, मिक्स है। लेकिन होना चाहिए था नर्चरिंग पेरेंट, हो गया क्रिटिकल पेरेंट। एडल्ट ईगो वयस्क, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, हिंदी में मुझे टाइप करना नहीं आया। वयस्क, व्यस्क नहीं वयस्क। ये लॉजिकल है, तार्किक है, बौद्धिक है, इमोशन कम होते हैं। देख मत कूद, तू गिर जाएगा, चोट लगेगी, खत्म बात, तू गिर, तेरी मर्जी, मैंने कह दिया। तो जब हम इमोशन लेस होकर सलाह देते हैं, आप जानो काम जाने, मैंने कह दिया, बस मेरा काम कहना था, ड्यूटी पूरी कर दी मैंने, तो हम एडल्ट ईगो में है, इसमें भावनात्मक संबंध नहीं बनते हैं। और एक जो शिशु एम में काम कर रहा है, उसके साथ वयस्क एम काम नहीं करता। ये छोटा बच्चा कूद के खुश हो रहा है, मैं कहूँ देख तू छोटा है, ये लंबा है, बड़ा है, वो भाषण सुनने नहीं बैठा है यहाँ पर, वो तो तारीफ सुनने बैठा है। उसको तो चाहिए था पुचकारने वाला। उसके नुकसान है, फायदे बाद में बात करूंगा, फायदे भी नुकसान भी है। तीसरा है चाइल्ड ईगो, शिशु है, और ये 4 तरह का होता है। चाइल्ड ईगो 4 तरह का है, जिसमें नेचुरल चाइल्ड भी है, लिटिल प्रोफेसर भी है, जिसे क्रिएटिव चाइल्ड ईगो भी कहते हैं, क्रिएटिव रचनात्मक शिशु, ओबीडिएंट चाइल्ड ईगो भी है, और फाइनली रेबेलियस चाइल्ड ईगो भी है। तो क्या करना चाहिए? पहले कुछ फायदे को नुकसान देख लें हम। क्रिटिकल पेरेंट यानी दुत्कारने वाले अभिभावक अहम के फायदे क्या है? फंक्शनलिटी यानी फायदे, डिसफंक्शनलिटी नुकसान। फायदे ये हैं, इनकी वजह से परंपराएं, रीति रिवाज आगे पीढ़ियों तक चलते हैं। संस्कार, ये क्रिटिकल पेरेंट का डंडा है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ अंकुश में रहते हैं, वरना निरंकुश हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत जो समाज में बचा हुआ संस्कार, वो हमारे घर के उन सदस्यों की वजह से बचा हुआ है जो थोड़ा सा कड़वा बोलते हैं, हमारी शुभ चिंतना में, शुभाकांक्षा में, उनकी वजह से बचा हुआ। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? इसकी वजह से स्वतंत्र विचार पैदा नहीं होता, नई जमीन नहीं तोड़ी जाती, कोई नई लाइन नहीं खींची जा सकती। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पेरेंट को चेंज पसंद नहीं है। एक सोफा सेट रखा हुआ घर में, बहू शादी करके आई, उसको मामूली तक सोफा सेट हमेशा ऐसे लगता है, सफाई कही, झाड़ू पोछा लगाया और सोफा का एंगल बदल दिया, और सासू जी ने कहा नहीं इसको ऐसे रखो, माँ मन लगी चिल्ला गई, अच्छा मैं गला आ गई आज तक यूरा की। आप गला नहीं हैं, आपके पास 40 साल पुराना सोच है, ये बच्ची नया सोच लेकर आई है, इसको नया एंगल देना चाहती है। इसलिए इंटीरियर डिजाइनर की पढ़ाई भी करी बेचारी ने, वो सोच रही खुश हो रही थी कि सासू कहेगी हाँ आपकी पढ़ाई काम आई आज तो, पर ये नहीं हुआ। उसके अंदर एक शिशु था, उस शिशु को संतुष्टि चाहिए थी, पर सासू माँ ने उसके शिशु को संतुष्ट नहीं किया। अब ये विद्रोही हो गई। लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा कि मेरी सासू माँ के भीतर भी एक शिशु है, जो ये कह रही कि 40 साल से जैसे मैंने सोफा रखा वही सही तरीका है, बाकी तरीका गलत है। इस शिशु को संतुष्ट कर लेती मेरे क्या जाता है। जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी पंजाब यूपी बैकग्राउंड से है, शादी होते ही आई और मेरी माता ने उनको पहली सलाह दी
आपको घूंघट निकालना होगा। और शी वाज शॉक्ड, ये क्या घूंघट? आपने कहा मेरा परिवार पढ़ा लिखा है, मेरे पिताजी जोधपुर के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप तो बड़े दक्यानुसी लोग हैं, बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं, घूंघट निकालना पड़ेगा, पड़ जाता था। हमारी यूपी पंजाब में तो 100 रुपये पता हटे हुए। मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा। आपने मुझे पहले नहीं बताया। मैं कहा पहले बता दिया, बात ही नहीं। नहीं अब क्या होगा? मैं कहा 2 साल प्रोबेशन पीरियड है, 2 साल निकाल लो, फिर सासू निकालने की चिंता मत करो। एक बार घर की बनते जाओ, वही धनी रो नाम न वही दूसरा जी रो गाम, बहू जी क्या होता लाया, धासो दिया नाम, धासा दियो नाम। अरे एक दिन धासा बनने वाली हो, अभी सरनेम बदला है, फिर आश्रम बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, और अब पक्की मालवट अपना आप चेंज होगा। नेक्स्ट वेट, उन सास ससुर को भी सोचना होगा कि एक नए परिवेश से बहू आई है, हमें भी इंतजार करना चाहिए। बहू को समझना पड़ेगा, मैं अपना परिवेश जाते ही सास ससुर को थोप दूं, ये पुराने जमाने की बात है, मत कीजिए। मैं जब इंटरव्यू सिखाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तो लोगों को कहता हूँ, जो आपको पहले पूछेंगे हमारी कंपनी में इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आती पहला काम क्या करना चाहिए, और कहने कहते सर मैं वहाँ चेंज लेकर आऊंगा, सॉफ्टवेयर लेकर आऊंगा। क्योंकि चेंज लेकर आओगे तो पागल बैठे तब तक जो चेंज लेकर नहीं आए थे, उनको चैलेंज क्यों कर रहे हो? उनको ये करोगे आप पागल हो, आप लोगों को करना नहीं आता मैनेजमेंट, मैं करूंगा मैनेजमेंट। कहिए सर मैं पहले तो आप जो सा कहेंगे ऐसा काम करूंगा, फिर कुछ कमियां नजर आएंगी तो आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, उसकी तरफ जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। और ये हुआ उनके शिशु मन को संतुष्ट करना। तो हम अपने अहम को पहचाने और जिन व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं उनके अहम को पहचाने और अपने अहम को बदलें। एडजस्टमेंट हमें ही करना है, उनको नहीं। कहीं प्रश्न आया था, एडजस्टमेंट करते करते जिंदगी निकल जाती। कोई बुरा काम नहीं किया, एक परिवार बनाने के लिए अगर आपने एडजस्टमेंट किया 40 साल, कोई बुरा नहीं किया। हम ही क्यों करें? ये किसने कहा? ये सब पे लागू होता है, पति पे भी होता है, पत्नी पे भी लागू होता है, सिर्फ पत्नियों महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है, हर किसी को। यकीन मानिए, आप जो शादी करके ससुराल आती हैं, आपने बहुत चेंज किया है, बहुत एडजस्ट किया है, पर यकीन मानिए आपके ससुराल पक्ष ने भी बहुत चेंज किया है, बहुत एडजस्ट किया है। इसे आप महसूस नहीं कर रही क्योंकि उनका दर्द आपको समझ नहीं आ रहा है। आप सहानुभूति और समानुभूति नहीं कर पा रहे हैं, उनके अहम को नहीं समझ पा रहे हैं। वो एक परंपरा में जीते आ रहे थे, अचानक उन्होंने आपको सहन किया है। आप साड़ी के जो सलवार सूट पहन रही, उन्होंने सहन किया है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको सलवार सूट में वो सहन कर रही है, बहुत बड़ी बात उनके लिए। आपने साड़ी का पल्लू सर पर नहीं रखा, उनके लिए बहुत बड़ी बात उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जब पल्लू सर पे गिर गया था झाड़ू लगाते हुए, तो उनकी सासू ने कहा था थारी माता में कील ठोकुला, पल्लू नीचे पड़े गए। याद कीजिए, क्योंकि बैठी महिला 50 वर्ष की, उनकी सासू ने कहा होगा, उन्होंने वो सुना है। वो तो ये नहीं कह रही है, वो तो उससे आधा कह रही है। क्यों कह रही है? उस वक्त उनके शिशु मन को संतोष नहीं मिला था, वो रेबेलियस हो गई है, वो उनके प्रति रेबेलियस नहीं हो सकी है, इसलिए अपने से नेक्स्ट जनरेशन प्रति क्रिटिकल होती जा रही है। उनकी तकलीफ को समझिए। अरे इसलिए कह रही है कि खुद बहुत पीड़ा पाई हुई है। ये समझिए, जिस दिन आ गया उस दिन आप कुछ नहीं करेंगे। करना क्या है? शिशु मन को संतुष्ट करना है। ठीक है, आपके सामने पल्लू रख लिया, भाई कॉलेज में पढ़ाती हूँ, नहीं रखा तो नहीं रखा, वहां स्टाइल नहीं रखने के लिए रखा मैंने, इतना ही तो करना है। यही तो हम संतुष्ट करना है। सो नर्चरिंग पेरेंट के क्या फायदे हैं? पुचकारने वाले अभिभावक ईगो के फायदे क्या है? ये एनकरेजिंग है, शाबाश बेटे बहुत क्या कूदा, तू तो ही मैन है यार, बच्चा खुश। इसके नुकसान भी है, अनुशासन नहीं हो जाएगा। ये बच्चा आज मेज पर से कूदा है, कल घर में कोई नहीं होगा, छत पर से कूद जाएगा, मैं तो ही मैन, अंकल ने कहा था तू तो ही मैन है, तू तो ऊपर से कूद सकता है। ज्यादा एनकरेज करना नुकसान पहुंचा सकता है। एक बंदे को फांसी की सजा हो रही थी, हत्यारा, आखिरी इच्छा पूछी, सबने कहानी पढ़ी हुई होगी, पूछा मां से मिलना चाहता हूं। मां को बुलाया, मां का कान काट लिया। कितना निर्दयी, मरते मरते मां का कान काट दिया हत्यारा। उसका नहीं, इसलिए काटा समाज को संदेश देना चाहता हूं। जब कक्षा केजी में पढ़ता था, स्कूल से रंगीन रबर चुरा के लाया था, तो मां ने कहा था, अरे ये रंगीन रबर कैसा होता है? मम्मी हमारे तो कई रंग के रबर होते हैं बच्चों के पास। अच्छा, मैं तो कभी देखा ही नहीं। फिर मैं पीली चौक ले गया, लाल चौक ले गया, मम्मी रोज कहती अरे लाल चौक, हरी चौक, चोरी करूंगा, बताऊंगा नहीं आपको मैं। हम लोग सुधार नहीं पाए, सुधारे कैसे? समझा है? अब वो 4 साल का बच्चा समझता भी तो नहीं है, मुश्किल है, तर्क कहां समझेगा वो, है जी? थोड़ा सा आगे बढ़ गए, बेटे स्कूल से मत चौक लेकर आओ, मैं चौक लेकर आऊंगा। और वो चेक जो लेकर आए टूट गई है, मम्मी उसको बच्चों को स्कूल लेकर जाती, टीचर से कहती, बच्चों के सामने कहती, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, सॉरी, मेरा बच्चा चौक ले गया था कल चोरी करके, यहाँ से ये टुकड़े वापस लाई हूँ। और बच्चा अंग्रेजी समझा नहीं होता, तो अंग्रेजी में कहती वापस इसलिए लाई हूँ ताकि बच्चों को लेसन दे सकूँ, टुकड़े लेकर आई हूँ, आप ये कुछ मत कहिएगा, मैंने समझा दिया है। बच्चा देखेगा माँ मेरी माफी मांग रही है, किसके लिए? मैं चौक ले गया उसके लिए, और ये लेसन मिल जाएगा उसको। बच्चे का शिशु समझ जाएगा कि ओ मुझसे गलती हो गई, और ये एडल्ट भी समझाना भी हो गया है, नर्चरिंग पेरेंट भी हो गया, दोनों हो गया है। सो उस बच्चे के माँ ने ये किया होता तो वो हत्यारा नहीं बनता बड़ा होकर।
लेकिन माँ ने कहा शाबाश, तू हत्यारा बन गया। तो नुकसान ये पुचकारने वाले का कि सीमा के बाद वो अनुशासनहीन हो जाएगा। छोटा बच्चा 2.5 साल का 2 साल का, उसके हाथ में अगर रंगीन चौक और मार्कर आ जाए तो क्या करेगा? घर में सारी दीवार उल्टा मार दी और आपने कहा थप्पड़ मार के मारे 40,000 नए पेंट के खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए, इडियट, स्टूपिड, बेवकूफ। अब ये क्या हुआ? इस बच्चे को थप्पड़ मारने से क्या हुआ? अब आपका दुख वाजिब है। 50,000 रुपए लगाए पेंट पे, आपने उसे बर्बाद कर दिया पेंट को, तो आपका दुख वाजिब है। पर आपने जो व्यवहार किया किस ईगो में किया? क्रिटिकल पेरेंट में किया। और ये शिशु क्या चाह रहा था? मेरी तारीफ करो, खाया थप्पड़। क्या हुआ? हमेशा के लिए एक दुनिया का महान पेंटर खत्म हो गया। माइकल एंजेलो, पिकासो, लियोनार्डो विंसी खत्म हो गया हमेशा। अरे इतना रचनात्मक बच्चा था, इतना कल्पनाशील बच्चा था, दीवार को कैनवस बनाया था। पोगो चैनल देखी थी टाटा स्काई पे, पोगो, और पोगो देख के तो दीवार पे क्रिएटिव बना था वो। तो क्या करना चाहिए इसके साथ? शाबाश बेटे। तो क्या करेगा? जो दीवारें बची वो भी खराब करेगा। तो क्या करें? ड्राइंग शीट। हाँ, कुछ पेरेंट्स का कहा हमने व्हाइट बोर्ड ला के दिया उसको और व्हाइट बोर्ड मार्कर दिया, और जब से दिया तब से व्हाइट बोर्ड व्हाइट ही पड़ा है, और उस मार्कर को वो बच्ची कुछ दीवारों पर रगड़े जा रहा है। जो मना के बच्चा है मैं चाहिए मैं चाहिए, वो क्या करें? उसको बरसा ने मना किया है, क्रिटिकल पेरेंटिंग बंद, क्या करें? और नर्सिंग बनते तो बिगड़ जाएगा। मैं सलाह दूंगा ऐसे बच्चों को गोदी में उठाओ, उसके हाथ में मार्कर दो और 2 घंटे के लिए पड़ोसी के घर छोड़ के आते। ये मेरा शिशु कहता है, ये मेरा चाइल्ड ईगो कहता है। और एडल्ट ईगो क्या कहता है? ही रिक्वायर्स नर्चरिंग एडल्ट। इसको पुचकार भी चाहिए और तर्क भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो क्या करना चाहिए? चालाकी से कोई इस व्हाइट बोर्ड पे कोई ड्राइंग करे अच्छी सी, और पूरा घर गए, छोटू बहुत अच्छा बनाया तूने। और बच्चे ईमानदार होते हैं, मैंने नहीं बनाया, झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छा बनाया, मैंने नहीं बनाया ना, नहीं पर बनाया तो बहुत अच्छा, मैंने नहीं बनाया, नहीं झूठ बोलता, तू नहीं बनाया, बहुत अच्छा बनाया, शाबाश, मैंने नहीं बनाया। बच्चा बहुत ईमानदार, अच्छा, और जिसने बनाया अच्छा बनाया। अब बच्चों को मैसेज मिल जाता है, मैंने दीवार पे इतनी चीजें बनाई, ये मुझे कुछ नहीं कहते हैं, इग्नोर। ना उसे तारीफ कीजिए ना डांटिए, इग्नोर कीजिए। लेकिन व्हाइट बोर्ड पे जिसने बनाया उसकी बहुत तारीफ कीजिए, उसे मैसेज मिल जाएगा। व्हाइट बोर्ड पे बनाओ तो तारीफ होती है, उसको मिटाएगा ऐसी की तैसी, मेरी तारीफ होनी चाहिए। वो कुछ हाथी बनाएगा जो घोड़ा लगता होगा देखने में, और माँ का हाथ पकड़ाएगा, माँ देखो, तुम बोलो ना, तुम बोलो ना इसके लिए। शिशु मन तारीफ चाह रहा है, और क्या चाह रहा है? और व्हाइट बोर्ड पे तारीफ कीजिए, दीवार की बात मत कीजिए। अब 2 दिन बात कहिए, दीवार मत कर बेटे, व्हाइट बोर्ड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद में। ये 4 ईगो शिशु अहम होते हैं। नेचुरल चाइल्ड होता है स्वाभाविक शिशु, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे मैं वो करूं, चाहे जहां हंस देगा, चाहे जहां रो देगा। ये इसकी वजह से बहुत लाभ होते हैं, व्यक्ति स्वभाव में रहता है, निर्मल आनंद में रहता है। ये फायदे हैं, नुकसान भी कुछ बाद में बात करूंगा। दूसरा लिटिल प्रोफेसर या क्रिएटिव चाइल्ड ईगो, रचनात्मक, कल्पनाशील। छोटे बच्चे कैसी कहानियां करते हैं, स्कूल से आके घर में ड्रम और बाल्टी और मग के लाइन बैठा देंगे, स्केल लेकर सबको पीटेंगे, स्टैंड अप स्टैंड अप, होमवर्क किया नहीं किया, मुर्गा बनो। और बच्ची जो नाटक कर रही है, खेल रही है ड्रम और मग्गे के साथ, वो जिसी को लड़का बनाएगी उसको पनिश करेगी, जिसको लड़की बनाएगी उसको जाओ बैठ जाओ। जेंडर बायसनेस है ये, बहानेबाज, ये कल्पनाशील, रचनात्मक। मतलब बच्चे कितने रचनात्मक हैं। एक जगह मैं कहानी पढ़ रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा कमरे के बाहर सीढ़ी में बैठा उनको देख के हंस रहा है, जोर जोर से खिलखिला रहा, खूब आनंद ले रहा है। तो ओशो की कहानी है, रजनीश की। तो ओशो लिखते हैं कि मैं उनके घर में मेहमान था और मैंने खेल देखा, तो मैंने उस बच्चे से पूछा, तू अकेला बैठा बाहर, तू खेल ही रहा है? मैंने खेल रहा। कि तू कहाँ खेल रहा है, तू तो बाहर बैठा है। कि नहीं, हम सब लोग खेल रहे हैं, हम लोग डॉक्टर खेल रहे हैं। कि तो कि वो जो दीदी है ना वो पेशेंट है, और वो जो भैया है ना वो डॉक्टर है। कि तू कहाँ खेल रहा है? नहीं, मैं वो बच्चा हूं जो पैदा होऊंगा, इसलिए बाहर बैठा हूं। ये है निर्मल आनंद। लेकिन ये कल्पनाशीलता है, क्या कल्पना कर ली उसने। छोटे बच्चे क्या करते हैं, मैं कुछ घर छोड़ के चला जाऊं, हाँ जा, थोड़ी देर वापस घर में आ जाता, घुस के जाके चौतरा बैठ गया, वापस आ गया। क्या हुआ, गया था घर छोड़ के, वो बाहर एक शेर आया था, मैंने धाड़ से मारा उसको, खत्म कर दिया। फिर एक अंकल आए, वो हवाईजहाज लेकर आए, रस्सी लटकाई और मुझे छोड़ के चले गए। झूठी कहानी पूरी। लिटिल प्रोफेसर, क्रिएटिव, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत फायदे इसकी वजह से। एक स्कूल में एक ड्राइंग टीचर ने सीनरी बनाने को दी
और आप लोग की सीनरी बनाए होंगे बचपन में आप लोगों ने, 3 नुकीले पहाड़, एक आधा उगता सूरज, एक झोपड़ी, धुआं निकलता हुआ, कुछ चिड़िया, कुछ पानी की नहर, और एक बेचारी लड़की बैठी खिड़की में बाहर जो रही, बीवी बेचारी बाल्टी जोई। यही सीनरी बनाई। उस लड़के ने कुछ अलग बना दी, टीचर ने माना थप्पड़, सीन नहीं खाता है, क्या बनाया? सीनरी बनाई। ऐसा कोई सीन होता है क्या? क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं सर, सीनरी तो वही होती है 3 नुकीले पहाड़ वाली। मैंने कहा मैडम आपने कोई नुकीले पहाड़ देखे? नहीं। तो फिर ये सही कर रहा है, चपटे पहाड़ है इसके ऊपर से, नुकीले नहीं है। जो उसने देखा वो लिख रहा है, वो नेचुरल चाइल्ड है, क्रिएटिव है। उसने हरे रंग का सूरज बना दिया और टीचर हमारा थप्पड़, सूरज हरा होता है क्या? मैं कैसा होता है मैडम? लाल होता है। मैं कब देखा आपने? सनराइज में होता है ना, सनराइज देखा कभी आपने आज तक? नहीं, साथ ही उठती मैं तो सनराइज देखा नहीं है। तो ये बच्चे ने हरा सूरज क्यों बनाया? बच्चे से पूछिए। बच्चा कहता है मेले में गया था, हरा कागज और चश्मा लगाया था और सूरज हरा दिख रहा था। वो क्रिएटिव है। उसे पूछा शेर कहाँ रहते हैं? सब का जंगल में। बच्चे का नहीं, जू में रहते हैं। उसे नंबर नहीं दिया जाए। मैं नंबर दो इसको। मैं नंबर कैसे दे दे? मैं क्या सही कह रहा हूं, जू में रहते हैं। आपने कब लिखा कि शेर स्वाभाविक अवस्था में कहाँ रहते हैं? शेर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। कहाँ? जू में रहते हैं। जू में रहते हैं। उसे देखा जू में? मैं क्या मैडम आप कोई जंगल में गई हो? नहीं। कभी कोई शेर देखा है? नहीं। ये बच्चा देख के आया जू में, ये सच कर रहा है। उसको नंबर दीजिए। स्टोरी टेलिंग में बच्चे से पूछा कहानी सुनाओ, बच्चे ने कहानी सुनाई। वो टोपी वाली सब जानते कहानी, सो गया और जब उठा तो उसने टोपी फेंकी, कुछ नहीं हुआ, बेचारा टोपी लेके चला गया अपनी। टीचर ने नहीं 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 कुछ और हुआ था। नहीं यही हुआ था। नहीं मैंने क्या बताया था? नहीं आपने तो बताया था, उसने टोपी फेंकी, बंदरों ने टोपी फेंकी, वो टोपी से लेके चला गया। टोपी हुआ ना? नहीं हुआ। आपके बंदर बेवकूफ थे, मेरे बंदर समझदार है। बच्चा कहानी क्रिएट कर रहा है, वो तो चेतन भगत बनेगा, वो तो 3D फिल्म लिखेगा बेचारा, इतना क्रिएटिव आदमी है। पर हम क्या कर रहे हैं? थप्पड़ मार रहे हैं, क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हैं। एक बच्चा पेंटिंग कर रहा है और पेंटिंग लाके दिखाता है माँ बाप को, भाई को, बहन को, सबको। किसी को कहता है यार मम्मी कहती है रोटी बनाने, खाना बनाने मुझे। और मम्मी आज तो संडे है, संडे तुम्हारा होता है, मेरा नहीं होता, मुझे 7 दिन खपना पड़ता है, मुझे खाना बनाना है। जाके बाप को देखा, सुबह तक बाप पढ़ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ता है बार, उठावने, सुबह उठावने पड़ता है, शाम को कहाँ जाना है। गया बाप के पास, पापा क्या है? पापा ड्राइंग मेरी। क्या है? ड्राइंग देखो। क्या है ड्राइंग? कैसा बनाया भाई? अब ये बच्चा क्या क्या कर सकता है? आपकी क्या कल्पना है? पहले बताइए माँ का व्यवहार किस श्रेणी में आता है, किस नींबू में आता है? पहले बताइए माँ का व्यवहार किस श्रेणी में गया? माँ ने कहा जाके पापा को देखा, पेरेंट कौन सा पेरेंट? क्रिटिकल। गुस्सा बाप पे, कुमार ने गुस्सा, कुमार ने मतलब गधे काम खींचे। बेचारा ये बच्चा साधु सहम गया, गया पिताजी के पास, पिताजी को टाइम नहीं है, वो डांट रहे हैं, डांट के भगा दिया। ये किसी को में बोले है जी, सही बोल रहे हैं, बोलिए, क्रिटिकल करें। अब ये बच्चा क्या क्या कर सकता है? बहुत से रिएक्शन कर सकता है, बहुत सी प्रतिक्रिया हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? जरा कल्पना कीजिए। अपने बच्चों की कल्पना हो सकती है भाई, बच्चा क्या क्या कर सकता है? है जी, फाड़ देगा। अगर ये फाड़ देता है तो ये हो गया रेबेलियस चाइल्ड, विद्रोही बच्चा। ऐसी तैसी ड्राइंग करनी नहीं, ड्राइंग क्लास को बंक करूंगा, ड्राइंग में जाऊंगा नहीं, मैं तो ड्राइंग करूँ, जिंदगी में कभी ड्राइंग नहीं करूंगा। ये रेबेलियस चाइल्ड हो गया। और क्या हो सकता है? ये है जी, उनको दिखाएगा नहीं, रेबेलियस, विद्रोही, मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है। अब ध्यान से सुना मेरी बात, जब बच्चा ये सोचता है मुझे कोई प्यार करता ही नहीं है, तो वो कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसकी ड्राइंग देखे और तारीफ करे। और जब बच्चा घर के बाहर कोई कंधा ढूंढता है रोने के लिए, तो इससे बुरा काम, सामाजिक अपराध हम बच्चे के लिए कर नहीं सकते, खासतौर से लड़कियां। हमारे घर की बेटियां और हमारे घर की बहुएं अगर रोने के लिए पड़ोस में कंधा तलाश कर रही हैं, तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। क्योंकि आज जो अपना कंधा दे रहा है, कभी न कंधा दे रहा, वो नहीं, कंधा दे रहा रोने के लिए, वो कभी न कभी इस कंधे की कीमत वसूलेगा। और वो कीमत इमोशनल ड्रामा हो सकती है, सेक्सुअल ड्रामा हो सकती है, फिजिकल टॉर्चर हो सकता है, फाइनेंशियल टॉर्चर हो सकता है। हमारा दायित्व है हम अपने घर के सदस्यों को, चाहे वो बुजुर्ग, अब बच्चा जब मैं कह रहा हूं तो बच्चा नहीं कह रहा हूं, मैं शिशु ईगो की बात कर रहा हूं। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे माताजी जो 90 वर्ष के हैं, अगर वो अपने मन का रोना रोने के लिए पड़ोसी को तलाश कर रही हैं शेयर करने के लिए, मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपराध खेल रहा हूं। जो आज उन्हें उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, वो कभी ना कभी इसकी कीमत वसूलेगा, मुझसे, मेरे परिवार से। मुझे ब्लैकमेल करेगा, कुछ नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे जरूरी है कि मैं अपने घर के हर सदस्य के शिशु को संतुष्ट रखूं। शिशु मन को कैसे रखूं आज बता रहा हूं मैं। शिशु मन को संतुष्ट किया जाए,
तो एक ने कहा वो पड़ोस दिखाएगा, किसी दिखाएगा, इनको नहीं दिखाएगा, एक ने कहा ड्राइंग छोड़ देगा, और क्या कर सकता है? मेरी बच्ची तो अगर होगी तो वो अपने पापा के हाथ से अखबार ले लेगी और कहेगी पहले मेरी ड्राइंग देखो फिर आप अखबार पढ़ो। ये तो आपकी बच्ची, मेरा बच्चा जो छोटा था वो तो अखबार फाड़ देता था, ऐसे अखबार फाड़, अब पढ़ो अखबार, कैसे पढ़ते हो आप? हाँ, हटाना तो बहुत शरारत से हटाया, तो एडेड ईगो, अगर हटाया तो एडेड ईगो में है, और अगर हाथ से फाड़ा है तो रिबेलियस चाइल्ड ईगो में आ गए। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब हमारा नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम दो काम करते हैं, या तो हम ओबीडियंट चाइल्ड ईगो में चले जाते हैं या रेबेलियस चाइल्ड ईगो में चले जाते हैं। ओबीडियंट, ये बच्चा जाके चुपचाप बैठेगा, रोएगा, कोई नहीं देखता है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं, सर हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है, 6 साल की उम्र है पर इतना मैच्योर बिहेव करता है, 13 साल का हो। मैंने कहा कातिल माँ बाप हो, बच्चे की हत्या कर रहे हो, 6 साल के बच्चे को 13 साल का क्यों बना रहे हो? ये 6 साल का है, 6 साल का बना रहने दीजिए इसको 6 साल की बदतमीजियां, शैतानियां, बदमाशियां करने दीजिए, इसीलिए ग्रोथ होगी। आपने खींच के 13 साल का बना दिया इसको। नहीं, अनुशासन कोई चीज होती है, अरे रहना तो क्रिटिकल पेरेंट ईगो, अनुशासन डंडा लेके घूम रहे हो, अनुशासन रखने के लिए डंडा मारना जरूरी नहीं है, और 6 साल के बच्चों को 13 साल का बनाना जरूरी नहीं है, और 90 साल के बूढ़े को हिकारत से बात करने की जरूरत नहीं है। इनको जरूरत है नर्चरिंग पेरेंट ईगो की, इनको जरूरत है एडिट ईगो की, और हम देखेंगे कि इनका नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई हो जाएगा। जब नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं होता तो विद्रोही बनता है और यह आज्ञाकारी बन जाता है। आज्ञाकारी यानी इंट्रो, वापस जब नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ओबीडियंट बन गया, इंट्रोवर्ट बन गया। तो इसमें क्या बुरा है? अच्छा ही है ना, आज्ञाकारी बन गया। तो खतरनाक खेल ये हुआ कि बच्चा जिंदगी भर के लिए शाई रह जाएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, कभी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाएगा, डरा रहेगा, दबा रहेगा। लेकिन जिस दिन इसको मौका मिलेगा उस दिन ये रेबेलियस बनेगा, उस दिन ये विद्रोह करेगा, उस दिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक के आएगा। वो भूल जाता है मेरे साथ क्या हुआ था, घटना भूल जाता है, तो कड़वे अनुभव पंजीकृत हो जाते हैं अवचेतन में। मेरे माँ बाप ने क्या किया था मेरे साथ, वो घटना याद नहीं रहती है। कोई बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक के आ रहा है। मुझे अफसोस है कहते हुए, हमारे अपने समाज में कई घरों में माँ बाप एक ही घर में रहते हैं, उनके टिफिन आता है। क्यों आ रहा टिफिन? ये क्या व्यवहार हो रहा उनके साथ? माँ बाप का दोष नहीं है, इनके बच्चों ने, इनके नौजवान बेटे बहुओं ने इनके नेचुरल चाइल्ड को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इनका नेचुरल चाइल्ड रेबेलियस हो गया। माँ बाप ने कुछ कड़वा बोला, नतीजा ये रेबेलियस हो गए और क्रॉस कम्युनिकेशन शुरू हो गया, संबंधों में कटुता आ गई। हमें अपने परिवार के सदस्यों के अहम को हर क्षण समझना होगा, बोलने के पहले सोचना होगा, तोल मोल के बोल, थिंक बिफोर यू स्पीक। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। धनुष से छूटा हुआ तीर, जुबान से निकला हुआ लफ्ज लौट कर नहीं आता। तलवार का घाव ठीक हो सकता है, शब्द का घाव कभी ठीक नहीं हो सकता। इस बात को समझ लिया तो हम किसी भी अहम को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हर व्यक्ति के अहम को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलेंगे। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो आज जो ओपिनियन बना है, कभी कभी रेबेलियस बन जाएगा। आज तो ओपिनियन लग रहा है, वक्त आते ही रेबेलियस हो जाएगा। और हो सकता है वो रेबेलियस उनके प्रति नहीं हो जिन्होंने इसके साथ क्रिटिकल पेरेंट बिहेव किया था। ये रेबेलियस अपनी अगली पीढ़ी के लिए हो जाता है। पासिंग द पार्सल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पासिंग द पार्सल मेरे साथ, हमारा तो ऐसे, हाँ, मैं तो चलो बता के फूक नहीं फूकता आपको दिन, हमें तो गैस ऑन करे फट खाना बना ले वो की तरीका। अब मैं काम करता, अरे भाई अब मैं काम करता तो अब मैं गैस ही नहीं उनटे में स्टोव हो ही नहीं, घर में नल लागते ही को नहीं हो, इनवाइस से बाहर जाना पड़ता पानी, हमें घर में नल है तो ही बाहर जाना पड़ता। कितना दिन कहानी खोला, पर वो क्यों कह रहे हैं कहानी बुजुर्ग? वो नेचुरल चाइल्ड है। वो क्या चाह रहे हैं? हाँ भाभी, मैं माँ को भाभी कहता हूँ, हाँ भाभी आपका टाइम बहुत तकलीफ है जमाना में, आजकल बहुत सुविधा होगी। बेटा हैंग मॉडर्न हो गया, हाँ आजकल हैंग मॉडर्न हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, इनका शिशु मैंने संतुष्ट कर दिया। अगर कर सकता हूं तो बहुत मुश्किल है करना, पर याद तो रखो। तो जब नेचुरल चाइल्ड सेटिस्फाई नहीं होता तो या तो ओपिनियन बनता है, रेबेलियस बनता है, और जो ओपिनियन बनता है वो कल रेबेलियस बन जाएगा। दोनों मिला कुल मिला के रेबेलियस बना। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। शिशु मन तारीफ चाह रहा है, और क्या चाह रहा है? और व्हाइट बोर्ड पे तारीफ कीजिए, दीवार की बात मत कीजिए। अब 2 दिन बात कहिए, दीवार मत कर बेटे, व्हाइट बोर्ड पर अच्छा लगता है, इस पर अच्छा नहीं लगता। अब एडिट भाषण सुनेगा वो, तो उसको एडिट ईगो में लेकर आइए। आपके सासू माँ, आपके ससुर जी नाराज हैं और आपकी गलती नहीं, और डांट रहे हैं आपको, क्या किया आपने, और गलती आपकी नहीं है,
अब अगर पापा जी मैंने नहीं किया ये, क्या नहीं किया, तू नहीं कहते, जेठा नहीं किया, किसी ने किया, मेरे को सुनता नहीं कहते। उनको तो डांटना, गुस्सा कर गए वो, अब वो डांट किसी को तो डांटेंगे, वो आप पे नहीं, उनको डांटेंगे, किसी को डांटेंगे। पर आपने क्या किया, इनको एडेड ईगो जवाब दिया। आप पहले मालूम कीजिए किसने किया, फिर मुझे डांटिए। आप एडेड ईगो जवाब देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे तो क्रॉस कम्युनिकेशन होगा। इनको नहीं समझाना है, ये कैटेगरी पॉइंट में है, इनके सामने ओपिनियन बन जाइए, सॉरी गलती हो गई, भले आपने नहीं किया, सॉरी गलती, आइंदा ध्यान रखिए, गलती मानिए, ओपिनियन बन जाएगी। लेकिन ओपिनियन बनकर तो मैंने कहा था पर्सनली खत्म हो जाएगी, हमेशा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब देखेंगे अब ये एडल्ट ईगो में है, आज मेरी बात सुनने के मूड में, तो कहिए पापा जी परसों बहुत गुस्सा हो गए थे आप, तो मैंने नहीं किया था वो। अरे तो किसने किया था, मुझे नहीं मालूम, तो क्या क्यों गुस्सा, आप इतने गुस्से में थे तो मैं क्या कहती आप, सॉरी बेटे। अब देखिए वो पिताजी पापा जी जो क्रिटिकल पॉइंट ईगो में थे, 2 दिन बाद आपने उनको सॉरी कहने को मजबूर कर दिया। उन्होंने सॉरी का मतलब वो चाइल्ड ईगो में आ गए, ओबिडियंट ईगो में आ गए। आपने उनके क्रिटिकल पेरेंट को चाइल्ड ईगो में, ओबिडियंट चाइल्ड ईगो में तब्दील कर दिया। अगर आपने सही समय पर जाकर एडल्ट ईगो में बात की तो आपको बार बार देखना पड़ेगा मैं किस ईगो में कब बात करूं। अब मुझे स्टूडेंट्स कहने से बहुत मुश्किल है हर वक्त सोचना, ऐसे तो मतलब बोले नहीं भूलता हूं, तो मैं कहता हूं बेटे कई जगह नहीं बोलना अच्छा है, हो सकता है। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।